हेलो ऑल माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो आज वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर एग्जाम, जो स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा डिमांडेड भी था। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमको एक लेक्चर दो, सर एक वीडियो दो, एक गाइडेंस दो आपकी तरफ से, जिसमें आप हमको ये समझा सको कि आप एग्जाम में पेपर कैसा लिखे। हाउ टू राइट, हाउ टू प्रेजेंट अ सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स पेपर। आप एक सीए फाइनल के पेपर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे लिखना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में मैं अटेम्प्ट करके आ जाऊंगा तो एक सेफ जोन में हूं ऐसा लगेगा, कितनी पढ़ाई मैं एग्जाम के पहले करके जाऊंगा तो एक सेफ जोन मुझे लगेगा। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एक सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लाइफ में। एंड फॉर दैट मैटर इवन अ सीए इंटर स्टूडेंट्स कैन यूज दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो यहां पर आज हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। हर एक छोटी 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 चीज जो आप अगर इनका ध्यान रखो तो ये सारी छोटी 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 चीज अगर आप सही तरीके से करो तो एक बड़ा काम सही से हो पाएगा आपका। तो 100 स्मॉल थिंग्स यू डू प्रॉपरली एंड दैट विल लीड टू वन बिग थिंग। तो हर छोटी छोटी चीज को अगर आप गलत करोगे तो आपको बड़े लेवल पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे खुद को भी सीए फाइनल के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स पेपर में ऑल इंडिया हाईएस्ट आया था, वेयर आई स्कोर्ड 86 मार्क्स इन सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स। तो मुझे अपने पेपर को कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। प्लस मैं और भी जो सीए फाइनल के रैंकर्स हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स कुछ मेरे स्टूडेंट्स नहीं, जिन्होंने मेरे साथ पेपर शेयर किया है, उनकी सर्टिफाइड कॉपीज भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। एक स्टूडेंट है मेरी, उसका नाम है त्वेषा सिप्पी। उसको कुछ 81 मार्क्स आए थे सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के अंदर कुछ अटेम्प्ट पहले। एक स्टूडेंट है कोमल जैन, AIR1। वो मेरी स्टूडेंट नहीं है लेकिन उसने मेरे रिवीजन वीडियोस फॉलो किए थे। उसने बोला भी ये चीज के शी हैज फॉलोड माय रिवीजन वीडियोस फॉर डायरेक्ट टैक्स। तो उन्होंने भी अपना पेपर मेरे साथ शेयर किया है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, ठीक है। सो हाउ टू राइट अ सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स पेपर, और मेनली हाउ टू प्रेजेंट अ सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स पेपर, उसको कैसे लिखना है। आप इस सेशन को बहुत अच्छे से देखना। बिलीव मी, ये सेशन आपको सिर्फ डायरेक्ट टैक्स नहीं, बाकी 7 पेपर में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये चीज दिमाग में रखना। आपको ये सेशन में जो बातें मैं बोलने वाला हूं उसमें से बहुत सारी चीजें आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये क्या है, पेपर पैटर्न कैसा होता है डायरेक्ट टैक्स का। तो डायरेक्ट टैक्स का जो पेपर पैटर्न है वो इस तरीके से होगा। 30 मार्क्स आपका एमसीक्यू, 70 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू के अंदर सारे के सारे एमसीक्यूज कंपलसरी हो जाएंगे और आपको यहाँ पर टोटल 20 एमसीक्यूज आने वाले, 20 एमसीक्यूज, ठीक है। उसमें से जो 10 एमसीक्यूज हैं वो 10 एमसीक्यूज 1-1 मार्क के होंगे और 10 एमसीक्यूज जो बचे हुए 2 मार्क के होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होगा एमसीक्यू का। तो टोटल 20 एमसीक्यूज विल कम। एमसीक्यूज में भी 2 कैटेगरी के एमसीक्यूज आएंगे, एक जो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज है 1 2 3 4 5 6, और एक केस स्टडी सिनेरियो, जिसमें आपको एक केस स्टडी दी जाएगी और उसके बेसिस पर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरली जो केस स्टडी वाले एमसीक्यू है वो 2-2 मार्क के होते हैं, ठीक है। तो 2-2 मार्क के 5 क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी 1 खत्म। 2-2 मार्क के 5 क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी 2 खत्म। और फिर 10 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके 1-1 मार्क के होंगे। इस तरीके से आपका एमसीक्यू पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। सर एमसीक्यू हम कहां से करें। एमसीक्यू आप सारा का सारा एमसीक्यू सिर्फ आईसीआई का जो एमसीक्यू बुकलेट है वो करो, बाकी उसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किसी ऑथर की बुक कोई टच नहीं करना, बहुत समय बर्बाद होगा। मेरी बुक भी मत करना, कोई नहीं करना। मैंने भी जो बुक दिया था पिछले अटेम्प्ट में, मैं अभी देना ही छोड़ दिया। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ आईसीआई की बुकलेट से करो, वही सबसे बेस्ट बुकलेट है। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज उसमें ही मिलेंगे, उससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज आपको पूरे देश में और कहीं नहीं मिलने वाले। और वो सारे एमसीक्यूज की रीजनिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डालना शुरू कर चुका है, तो आप मेरे चैनल पे चेक करो। आपको देखो एमसीक्यू का एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें मैंने पहले 120 एमसीक्यूज के सारे रीजनिंग डाल दिए विद 10 टाइम स्टैम्प। कौन सा एमसीक्यू किस समय पे शुरू होता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो आपको सारे एमसीक्यूज का टाइम स्टैम्प भी मिलेगा। से फॉर एग्जांपल आप 50 सेकंड एमसीक्यू पढ़ रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है, उसका रीजनिंग क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एमसीक्यू का लेक्चर खोलो, 50 सेकंड पे क्लिक करो, आपको डायरेक्टली 50 सेकंड एमसीक्यू का रीजनिंग पता चल जाएगा, ताकि आपका समय बच जाए। आपके लिए मैं पूरा का पूरा जो लेटेस्ट आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट है ना, मई 22 नवंबर 22, वो पूरा का पूरा बुकलेट आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर रीजनिंग के साथ डालने वाला हूं। डोंट वरी अबाउट इट। आधा से ज्यादा मेरा कंप्लीट हो गया, बचा हुआ आधा भी मैं अगले कुछ दिनों में डाल दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। नाउ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 70 मार्क्स का आपका होता है।
उसके अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका कंपलसरी क्वेश्चन होगा, वो जनरली पीजीबीपी के ऊपर होगा और वो आपका मैंडेटरी क्वेश्चन होगा 14 मार्क्स के लिए। बचे हुए क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 5। उसमें आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि 5 में से कोई भी 4 अटेम्प्ट कर दो। ये आपका पेपर पैटर्न होता है मेनली। तो इस पेज पे मैंने आपको क्या बताया, आपका पेपर पैटर्न कैसे होता है और आपको एमसीक्यू कहां से पढ़ना है, एमसीक्यू का पैटर्न क्या होता है, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, ये सारी चीजें मेरे को इस पेज पे मैंने आपको बता दी। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सर हाउ मच मिनिमम मार्क्स टू अटेम्प्ट इन एग्जाम। सर सबसे बड़ा सवाल यही होता है, सीए फाइनल का डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर बहुत लेंदी होता है, बहुत लेंदी होता है, ऐसे सब लोग बोलते रहते हैं। यस लेंदी होता है, लेकिन बिलीव मी अगर आप उसको सही तरीके से अप्रोच करो तो आप 100 मार्क भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन 90% स्टूडेंट 100 मार्क अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ ना कुछ वो लोग का स्पीड में प्रॉब्लम है, माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है। दिमाग जितना फास्ट सोचता है हाथ उतना फास्ट नहीं चलता है, या हाथ जितना फास्ट चलता है दिमाग उतना फास्ट नहीं चलता है। देखो दिमाग भी फास्ट चलना चाहिए, हाथ भी फास्ट चलना चाहिए। दिमाग और हैंड का, माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। जैसे दिमाग सोच रहा है हाथ फटाफट लिखना चाहिए, तभी जाकर आपका पेपर नहीं छूटेगा, नहीं तो आपका पेपर 100% छूटने वाला है। तो सर पेपर छूट गया तो ये मान के चले हम फेल हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कि पेपर छूट गया तो मतलब ये फेल हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, गलत सोच है आपकी। अगर पेपर छूट जाता है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना मिनिमम अटेम्प्ट होना चाहिए? मिनिमम अगर आप 80 से 85 मार्क का अटेम्प्ट सीए फाइनल में करते हो तो एक रीजनेबल अटेम्प्ट है। अगर आप 80 टू 85 मार्क्स का अगर अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, गुड अटेम्प्ट करते हो, गुड अटेम्प्ट, एवरेज अटेम्प्ट, बिलो एवरेज अटेम्प्ट नहीं, अच्छा अटेम्प्ट करते हो, तो आपको 60 से 65 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है पूरी दुनिया के अंदर। ये चीज दिमाग में रखना। अगर आप मिनिमम कितना अटेम्प्ट करते हो, 80 टू 85, ठीक है, तो 60 से 65 मार्क्स तक आपको आ सकता है। देखो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 80 से 85 मार्क का अटेम्प्ट करो और सेंटर छोड़ के बाहर आ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास समय है तो आपको पूरा 100 मार्क अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन मैं ये बता रहा हूं मिनिमम 80 टू 85 मार्क अगर अटेम्प्ट करते हो, तो अगर आप एवरेज अटेम्प्ट करते हो, बहुत एक्सेलेंट नहीं बोल रहा हूं, एवरेज भी अटेम्प्ट करते हो, ठीक ठाक आंसर लिखते हो, तो आपको 60 से 65 मार्क आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। सर एग्जाम के पहले तो पोर्शन रिवाइज ही ना होता है सर, होता ही नहीं है सर, रिवाइज क्या करे सर, कितना पढ़ लिए, हो ही नहीं पाया सर, मेरा तो 5वां अटेम्प्ट है सर, तो 5 अटेम्प्ट से मैं पढ़े जा रहा हूं सर, रिवाइज ही नहीं हो पा रहा है सर, कभी 60-70% के ऊपर रिवाइज ही नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आपको पूरे सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा। एबीसी एनालिसिस मतलब उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा आगे जाकर थोड़े दिन के अंदर, कि कौन से टॉपिक आपको अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से देखकर जाना है, कि रात में भी अगर उठाकर कोई मारे आपको तो भी आपको ये टॉपिक्स तो देखकर ही जाना पड़ेगा, ये टॉपिक देखे बगैर आप जा ही नहीं सकते हो। तो एबीसी एनालिसिस में मैं आपको बता दूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से जो आपको देख के जाना है, जिसमें 60 टू 70 मार्क्स आने वाला है, और बचे हुए बी एनालिसिस कौन से, सी एनालिसिस में कौन से टॉपिक आते हैं उस पर बात करूंगा मैं। ठीक है, लेकिन आपको पूरे सिलेबस का कितना परसेंट अगर मैं एग्जाम के पहले रिवाइज करके चले जाऊंगा तो चलेगा? सर पूरा तो रिवाइज होने से रहा, छोड़ दो सर आप एक परसेंटेज बता दो हमको कि इतना परसेंट पोर्शन रिवाइज कर लिया तो बच गया, नहीं तो तेरी बैंड बच जाएगी। ठीक है, तो अगर आप मिनिमम 80%, अगर आप मिनिमम 80% अगर रिवाइज कर लेते हो सिलेबस एग्जाम के पहले, काफी है, रीजनेबल है। तो अगर आपका टोटल मतलब 50 टॉपिक है, उसमें से अगर आप 40 टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर ले, तो ऐसा ऐसा कैलकुलेशन करना सही नहीं है, गलत है। 50 में से 40 टॉपिक, कोई टॉपिक बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं, बट मैं एक एवरेज बता रहा हूं, अगर सारी टॉपिक सेम साइज की है, ठीक है, तो अगर 50 में से 40 टॉपिक अगर आप अच्छे से करके चले जाते हो, आप एक रीजनेबल अटेम्प्ट कर रहे हो। उसमें भी अगर एबीसी एनालिसिस ढंग से लिखोगे तो जो हाई वैल्यू टॉपिक्स है उसको पूरा अच्छे से करके जाओ, लो वैल्यू टॉपिक्स में से थोड़ा बहुत अगर रिवाइज नहीं भी कर पा रहे हो एग्जाम के लिए तो चल पाएगा। अगेन इस पेज का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ 80% ही पढ़ना है, आपको पूरा 100% पढ़ना है, कोशिश करना है कि पूरा 100% पढ़े। उसके बाद अगर नहीं हो पाए तो कम से कम 80% तो रिवाइज करके जाना चाहिए, एक रीजनेबल अटेम्प्ट है। ठीक है, वो एक रीजनेबल अटेम्प्ट होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। सर एग्जाम के लिए हमको 15 मिनट पहले प्रोविजन टाइम मिलता है सर हम उसको कैसे यूज करें? सही बात है, पहले 15 मिनट आपको प्रोविजन टाइम मिलता है और फिर 3 घंटे आपको पेपर लिखना होता है। उस 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन पेपर मिलता है? सिर्फ डिस्क्रिप्टिव वाला, आपको एमसीक्यू वाला पार्ट नहीं मिलता है। तो एमसीक्यू तो उस 15 मिनट में आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो छोड़ दो। डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाले में आप क्या करोगे? ये मेरा एडवाइस है, आपको ये एडवाइस अच्छी लगती है तो रखो, अगर नहीं अच्छी लगती है तो आप अपने हिसाब से, उससे बेटर एडवाइस है तो और अच्छी बात है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूं, ऑब्वियसली ये सारी चीजें, ये मेरा पर्सनल चीज है। अगर आपको अच्छा लगता है, पास स्टूडेंट्स को भी ये हेल्प हुआ था, तो आपको भी शायद ये चीज हेल्प हो सकती है। तो सर ये 15 मिनट का हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे यूज करें, कैसे प्रयोग करें? तो 15 मिनट आप कैसे यूज करो? आपके पास 70 मार्क्स का पेपर आ चुका है, 1:45 1:45 को पेपर आ गया, आप उसमें से ना जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 से 6, उसमें सिलेक्ट करो आप कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और कौन से छोड़ दोगे, क्योंकि आपको ये डिसीजन लेना है, 5 में से 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एक तो ऑप्शन में जाएगा।
तो वो डिसीजन ले लो। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक धावा बोल दो और उसमें से देख लो आपको कौन से क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो, कौन से क्वेश्चन में कंफर्टेबल नहीं हो। जो क्वेश्चन में कंफर्टेबल है उसको हल्के से दिमाग में रख लो। देखो पेपर में मार्क करना नहीं मार्क करना ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी इशू है। कुछ सेंटर्स पेंसिल से मार्क करेंगे तो अलाउ करते हैं, कुछ सेंटर्स पेन से मार्क करेंगे तो भी अलाउ करते हैं, कुछ सेंटर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मार्क करना अलाउड ही नहीं है। तो फिर आप अपने हिसाब से उसको दिमाग में रखो यार कि क्वेश्चन नंबर 2 आसान लग रहा है, चलो ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आसान लग रहा है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 सब पार्ट है लेकिन 2 सब पार्ट तो मुझे आते ही नहीं है, एक ही पार्ट आता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे को 14 मार्क में से केवल 4 मार्क आता है, 10 मार्क आता है नहीं, तो चलो छोड़ो उसको, जाने दो। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे आ रहा है 10 मार्क का आता है तो मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 चलो 14 में से मुझे 9 मार्क का आता है तो चलो मार्क कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें मुझे 4 मार्क का। ये मार्क करके पहले डिसीजन ले लो, वो 15 मिनट के अंदर ये डिसीजन ले लो। उसके बाद अगर समय बचता है 15 मिनट में तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्यों आओ? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है और टोटल इनकम का क्वेश्चन पढ़ना चालू कर दो और उसके अंदर एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट क्या होगा वो दिमाग में लगाना चालू कर दो कि एडजस्टमेंट नंबर 1 के अंदर डेप्रिसिएशन है, चलो डेप्रिसिएशन एड बैक हो जाएगा और इनकम टैक्स वाला लेस हो जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर टीडीएस नहीं काटा है, टीडीएस नहीं काटा है तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। ये दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करके उसको छोड़ दो। अगर मार्क करने मिलता है पेंसिल से हल्का उल्का डॉट डॉट करने मिलता है तो कर लो ना, अगर नहीं करने मिलता है तो मत करो। कोई भी गलत काम मत करो जो आईसीआई आपको अलाउ नहीं करता है, ठीक है। देयरफॉर आप 15 मिनट का टाइम कैसे यूज करोगे? एमसीक्यू के लिए तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो आपको 2 बजे मिलने वाला है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 के बीच में कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ देना है वो डिसीजन ले लो आप 15 मिनट में। और जो 15 मिनट के अंदर अगर उसके बाद समय बचता है, ये डिसीजन ले लिया आपने कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है 2 to 6 में, उसके बाद समय बचता है तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन है उसमें से आपको एडजस्टमेंट्स जितने क्रैक कर सकते हो उतने एडजस्टमेंट्स क्रैक करके रख डालो, ठीक है। ताकि जब आप टोटल इनकम का क्वेश्चन करो तो आपको समय बर्बाद नहीं हो। कम से कम 2-4 एडजस्टमेंट, 1 2 3 4 जितने भी एडजस्टमेंट क्रैक कर सकते हो वो तो क्रैक करके रख दो, ताकि टोटल इनकम का क्वेश्चन करते समय सिर्फ फटाफट लिखने का काम है, सोचने का ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि प्रोविजन टाइम में ऑलरेडी हमने उस पर थोड़ा बहुत तो सोच के रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने 15 मिनट को यूज करोगे जो प्रोविजन टाइम है। नेक्स्ट, अब जब मैदान में उतर गए हो आप, 3 घंटे का जो समय है आपका, 2 बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिल चुका है, आंसर शीट भी मिल जाएगी 2 बजे और आपको एमसीक्यू शीट भी मिल जाएगी। तो अब आप कैसे अपने टाइम को एलोकेट करोगे अगले 3 घंटे को, ठीक है। बहुत ही वाइजली, बहुत ही वाइजली। क्वेश्चन नंबर 1 कभी भी पहले मत सॉल्व करना, कभी भी नहीं सॉल्व करना। जो पहला क्वेश्चन है ना आपका पीजीपीपी का, टोटल इनकम का, कितने भी अच्छे से आता हो ना आपको मत सॉल्व करना। बिलीव मी आप बर्बाद हो जाओगे। क्यों पता है? मैंने बहुत इंस्टेंसेस देखे इंक्लूडिंग मेरा खुद का। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है, टोटल इनकम का क्वेश्चन है, पीजीपीपी का क्वेश्चन है, हर किसी को आता है। अब जब हर किसी को आता है ना वो क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, उसमें 10-12 एडजस्टमेंट्स होते हैं, कभी कभी उसमें मैथ कैलकुलेशन भी आ जाता है। तो 10-12 एडजस्टमेंट्स के साथ आप क्या करते हो, आप बहुत खुश हो जाते हो, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आप चालू होते हो, स्टेटमेंट बनाते हो, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, ऐड दिस लेस दिस, ऐड दिस लेस दिस, और एक एक आइटम पे नोट्स लिखना चालू करते हो और नोट्स इतनी लंबी लंबी खींच डालते हो आप कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कब 2 से 2:15 हो गए, कब 2:15 से 2:30 बज गए, कब 2:30 से 2:45 बज गए और कब 2:45 से 3 बज गए। पता चला आपने 45 से 50 मिनट, 1 घंटा आपने उस क्वेश्चन पे डाल दिया जो कितने मार्क का है पता है? 14 मार्क का क्वेश्चन है। क्या 14 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1 घंटा देना सही है? अगर 14 में से 14 नंबर आपको पूरे भी आ जाते हैं ना तो भी 14 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1 घंटा देना बेवकूफी है। तो आपको टाइम पे कंट्रोल ही नहीं होता है, आपको पता ही नहीं रहता है कि आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन कितने समय तक सॉल्व करना है, उसमें कितने नोट्स लिखना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। आप लिखते जाते हो, लिखते जाते हो, क्योंकि क्वेश्चन आसान होता है। 10 में से 7-8 एडजस्टमेंट हर किसी को आते हैं, 2-3 एडजस्टमेंट हो सकते हैं ट्रिकी है बाकी, लेकिन 10 में से 7 एडजस्टमेंट वो बेसिक एडजस्टमेंट ही होते हैं। तो वहां पर स्टूडेंट बहुत समय बर्बाद करता है। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले छोड़ दो। सर ऐसा हम लोग को बोला गया है कि सर वो ऑर्डर में करना जरूरी है, सर क्वेश्चन नंबर 1 पहले, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही, क्वेश्चन नंबर 2 पहले तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 ही। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत सोच है आपकी। ये देखो AR1 का पेपर, AR1 कोमल जैन, क्वेश्चन नंबर 1 उसने सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करी है? देखो उस बच्चे ने, ये AR1 का पेपर है, कोमल जैन नाम है उनका। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 से सबसे आखिरी क्वेश्चन सबसे पहले शुरू करी है उसने, उस बच्ची ने। क्यों? उसको जिसमें कॉन्फिडेंस है वो पहले करेगी। उसने भी टोटल इनकम का क्वेश्चन सबसे एंड में किया, सबसे एंड में, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। देयरफॉर टोटल इनकम का क्वेश्चन हमेशा एंड में करो। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, ठीक है, आपको क्या करना है, पहले आधे घंटे में आप कम से कम ना एमसीक्यू सॉल्व कर लो। कौन से, मतलब आपको सारे से 30 मार्क्स के एमसीक्यू है, आपको 30 के 30 मार्क्स के एमसीक्यू शायद नहीं आते होंगे, लेकिन 15-20 मार्क्स के तो अच्छे से आते होंगे। जो एमसीक्यू अच्छे से आते हैं वो फटाफट पहले आधे घंटे में सॉल्व कर लो, जितने आते उतने। और जो बैलेंस है उसका क्या करना है, जो बैलेंस है उसमें तो तुक्का ही मारना है, बाद में मारेंगे, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं।
क्योंकि आईसीआई एमसीक्यू उसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग रखता नहीं, तो तुक्का मारना है, बाद में देखेंगे कब मारना है उस पर, ठीक है। तुक्का ही मारना है तो बाद में मारेंगे ना, अभी शुरुआत में क्यों तुक्का मारे, शुरुआत में जो सही आता है पहले वो करो। तो पहले आधे घंटे में आप वो सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे जो आपको आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं 15 से 20 मार्क के तो कम से कम तुमको आने चाहिए यार। 30 मार्क्स में से अच्छे से पढ़ के गए तो अगर 15 20 क्या 25 से 28 मार्क तक भी आ सकते हैं आपको। तो पहले आधे घंटे आप सिर्फ एमसीक्यू करोगे, बस आधे घंटे में एमसीक्यू कर लोगे ना 20 मार्क का, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या कॉन्फिडेंस आएगा पता है, कि आधा घंटा गया है, सिर्फ 1/6 ऑफ द टाइम गया। आधा घंटा कितना होता है, 1/6 ऑफ द टाइम ना, टोटल टाइम का 1/6 ड्यूरेशन, 1/6 ऑफ द टाइम गया और मेरा 20 मार्क का एमसीक्यू करेक्ट है। यार एमसीक्यू करेक्ट है मतलब 20 मार्क तो पक्का आना है, इसमें तो किसी का बाप मार्क्स काट नहीं सकता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो फिर भी मार्क्स काट सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू में कोई कैसे मार्क्स काटेगा, तो एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो पहले आधे घंटे से लेकर 35 मिनट, आधा घंटा मतलब स्ट्रिक्टली मतलब 25 से 35 मिनट के आसपास में आपको 20 मार्क के एमसीक्यू सॉल्व कर देना, जो आपको आते हैं। जो नहीं आते उसको छोड़ दो, क्वेश्चन मार्क कर दो उसको, वो एंड में देखेंगे उसका क्या करना है, ठीक है। उसके बाद 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक, ये बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है आपका। इसके अंदर आपको 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आपने डिसाइड किया था ना कभी 15 मिनट के प्रोविजन टाइम में, उसमें आपको ये 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैक्सिमम ट्राई करना है कि इसके अंदर ये चारों के चारों सॉल्व हो जाए, मैक्सिमम। अगर 4 नहीं होते, 3 ही होते या 3.5 होते, मतलब एक 3 पूरे हो गए और एक हाफ हो गया, तो जितना होता है उतना करके छोड़ दो, ठीक है। जितना होता है उतना करके छोड़ दो, और 4 के 4 अच्छे से आते तो फिर पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। और अगर सबको 4 के 4 अच्छे से नहीं आएंगे, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं, कितना भी पढ़ लो आप, कुछ ना कुछ तो ऐसा अतरंगी पेपर में आएगा जो आपको छोड़ना पड़ सकता है। तो 4 क्वेश्चन जो भी है, ये डिस्क्रिप्टिव बीच के जो 14 मार्क के 4 क्वेश्चन है, 56 मार्क का पेपर है, 56 मार्क का, वो आपको इस 1.5 घंटे में खत्म करना है, 1.5 घंटे में खत्म करना है, ठीक है। अब आ जाओ आप 4 बजे, 4 बज गए, आपका क्या क्या खत्म हो चुका है, 20 मार्क का एमसीक्यू खत्म हो गया, 56 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं मानता हूं चलो पूरा 56 मार्क का नहीं खत्म हो गया होगा, लेकिन 45 से लेके 50 मार्क्स तक का खत्म हो गया होगा एटलीस्ट। थोड़ा थोड़ा बहुत छोड़ दिया होगा, थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब आप आखिरी घंटे में क्या करोगे, अब आप आखिरी घंटे में 55 मिनट से आपके पास, उसमें आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन करना है। एक कॉन्फिडेंस होगा और आपके पास एक टाइम होगा कि भाई 55 मिनट से उसमें मेरे को 2 चीजें करना है। एक तो मेरे को बचे हुए एमसीक्यू जो मुझे आते नहीं थे उसमें अभी फेकम बाकी करना है, ठीक है, या मुझे थोड़ा बहुत दिमाग लगा के लॉजिकल आंसर देने की कोशिश करना है। फेकम बाकी मत करना, लॉजिकल आंसर से भी अगर आपने 5 एमसीक्यू छोड़े थे 10 मार्क के, तो 5 में से 4 शायद आपके सही भी आ जाए या 2 सही आ जाए, जो भी सही आए, तो लॉजिकली आंसर करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो सही आ ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये चीज करना है आपको बचे हुए 55 मिनट में। और टोटल इनकम के लिए एक रोड मैप होगा कि अभी आप कितना अपने नोट्स को आप क्या हद तक रिस्ट्रिक्ट करोगे। ऐसा नहीं कि लिखते ही जाओगे लिखते ही जाओगे लिखते ही जाओगे पागलों जैसा। और अगर इन शॉर्ट अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन एंड में छूट भी जाता है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मार्क कट जाएंगे, और क्या। मान लो पूरा क्वेश्चन हो भी नहीं पाता है तो क्या हो जाएगा, 10,000 2 से 3-4 मार्क कट जाएंगे, 14 में से 10 मिल जाएगा, और क्या। लेकिन अगर उसको शुरुआत में करोगे आप और 1 घंटे लगा दोगे तो शायद 14 में से 14 मिल जाएगा, लेकिन एंड में आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 14 मार्क के पूरे छूट जाएंगे। वो बड़ा नुकसान है आपके लिए बेटा, ये चीज दिमाग में रखना। और आखिरी का 5 मिनट यू हैव टू रन थ्रू द आंसर शीट वंस, एक बार पूरा आंसर शीट आपको रन थ्रू करना पड़ेगा आखिरी 5 मिनट के अंदर, क्योंकि आप बहुत बार बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक, छोटे मोटे बड़े बहुत मिस्टेक्स करते हो। एज ए स्टूडेंट आपसे वो एक्सपेक्टेड नहीं है कि आईसीआई आपसे ये एक्सपेक्ट करे आप छोटे छोटे इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक और फालतू की मिस्टेक्स करे। जहां पर नॉट नहीं लिखना है वहां नॉट लिख दिया, जहां नॉट नहीं लिखना है वहां लिख दिया, तो बहुत जगह पर ऐसी मिस्टेक्स होते रहती है, ठीक है। लिखते समय अपने को याद नहीं रहता है, ठीक है, तो आप वो मिस्टेक ना करो। देयरफॉर आपको 3 घंटा कैसे मैनेज करना मैंने बता दिया। पहले आधा घंटा आप एमसीक्यू टारगेट करो, बाद के 1.5 घंटे आपके बीच के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 2 से 6, लास्ट 1 घंटा आपको, लास्ट 5 मिनट तो चलो छोड़ दो वो क्या करना है वो बता दिया, 20 के 55 मिनट जो बैलेंसिंग एमसीक्यूज है वो, प्लस टोटल इनकम का क्वेश्चन, आपका बहुत बढ़िया तरीके से पेपर कंप्लीट होगा। बिलीव मी, आपका 100 मार्क्स नहीं तो 90 मार्क्स तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। नाउ नेक्स्ट सवाल, सर एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखो एग्जाम में बहुत अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे डाला। एक तो टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा जो कंपलसरी क्वेश्चन होगा 14 मार्क का, जिसके बारे में मैंने आपको बोला जो आप सबसे एंड में अटेम्प्ट करोगे। जनरली ट्रस्ट पे एक क्वेश्चन आता है, एग्जिट टैक्स पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ट्रस्ट या एग्जिट टैक्स, दोनों सेम ही ऑब्वियसली, एग्जिट टैक्स ट्रस्ट एक ही चैप्टर का पार्ट है, बट हमने उसको 2 अलग चैप्टर में पढ़ा है। तो उसका कंप्यूटेशन का एक क्वेश्चन आता है 8 से 10 मार्क जनरली। फिर टीडीएस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जनरली, दो मार्क के। इस केस में सिनेरियो में टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, इस सिनेरियो में टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, आपको बताना है। देन कम्स मैथ पे एक क्वेश्चन आ सकता है। मैथ का क्वेश्चन कभी कभी ये पॉइंट नंबर ए में भी आ जाएगा, टोटल इनकम के साथ साथ मैथ भी आ जाएगा, कभी कभी सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है 8 से 10 मार्क। और उसके अलावा क्या आ जाएंगे,
कुछ थियरी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ केस लॉस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन सबको कैसे प्रेजेंट करना है वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि एग्जैक्टली अगर केस लॉ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसका प्रेजेंटेशन कैसे रखोगे एग्जाम के अंदर। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो जनरली आपके पेपर के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। सर अगर हमको कोई सेक्शन नंबर याद नहीं है तो हम क्या करें? ठीक है, तो मत लिखो, और क्या। सपोज अगर सेक्शन है सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1, तो आप क्या लिखो? सेक्शन 35(1) लिखो। अगर 35(1) याद है, क्लॉज नहीं याद है, सर क्लॉज नहीं याद है मुझे, तो 35(1) लिखो, चलेगा, चल जाएगा। सर सब सेक्शन 1 भी याद नहीं है, 1 है 2 है वो भी याद नहीं है, तो सिर्फ 35 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चल जाएगा। लेकिन 10AA जो सेक्शन है उसको आप सेक्शन 10 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 10AA इज नॉट अ सबसेक्शन ऑफ 10। 35AD को आप 35 नहीं लिख सकते हो, बिकॉज 35AD इज नॉट अ सबसेक्शन ऑफ 35। सेक्शन 10AA सेक्शन 35AD इंडिपेंडेंट सेक्शन है, इनको आप इसके साथ मिक्स मत करना। ठीक है, तो सेक्शन के बाद अगर ब्रैकेट आ जाता है, क्या आ जाता है? ब्रैकेट, तो वो सब सेक्शन होता है। लेकिन अगर उसके साथ अल्फाबेट ऐसा चिटका हुआ है, 10AA चिटका हुआ है, 35AD चिटका हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के सब सेक्शन नहीं है भाई, वो इंडिपेंडेंट सेक्शन। ऐसे केस में आप सेक्शन 10 और सेक्शन 35 लिखोगे तो सेक्शन ही गलत हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप डायरेक्टली ऐसा लिखो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, बस ऐसा लिख के छोड़ दो। आप सेक्शन गलत मत लिखना, गलत सेक्शन लिखना इनकम टैक्स में बहुत बड़ा पाप है। इंस्टीट्यूट इस पाप को आपको माफ नहीं करेगी, आपको इस सजा के लिए माफी नहीं है अगर आप गलत सेक्शन लिखोगे तो। आप ज्यादा हीरो बन के उसको सब सेक्शन और क्लॉज वॉज सब लिखूंगा मैं सर, अबे तो 100% श्योर है तो लिख, अगर 99.9% श्योर है ना तो भी मत लिख, 100% श्योर है तो ही लिखना, तो मत लिख। जिसके भी बारे में अगर आगे तक याद है, क्लॉज तक, सब क्लॉज तक तो लिख, 100% श्योर है तो। नहीं याद है तो क्लॉज पे रुक जा, नहीं याद है तो सब सेक्शन पे रुक जा, नहीं याद है तो सेक्शन पे रुक जा, वो भी नहीं याद है तो एज पर द इनकम टैक्स लॉ लिख के छोड़ दे। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिना सेक्शन लिखे, बिना एक भी सेक्शन लिखे आपको 100 नंबर अगर पेपर ढंग से लिखोगे तो 60-65 आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिना एक भी सेक्शन लिखे। अरे सेक्शन 32 जैसा चिंदी सेक्शन भी नहीं लिखाना एग्जाम में, और अगर कंटेंट सही लिखाना, प्रोविजन ढंग से लिखाना, आंसर सही से निकाला ना, आपको 60 मार्क आ सकते हैं 100 मार्क में से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन ना लो इतना। आगे बढ़ता हूं मैं। सर केस लॉ के लिए सर इतने सारे केस लॉ है, 122 केस लॉ है आपके स्टडी मटेरियल में, और सारे के सारे मैंने करवाया हूं। कौन से स्टडी मटेरियल में? लेटेस्ट स्टडी मटेरियल जो आईसीआई ने रिलीज किया है ना मई 22 नवंबर 22 का, उस हिसाब से लेटेस्ट स्टडी मटेरियल के हिसाब से 122 केस लॉज आपके स्टडी मटेरियल में कवर्ड है, और सारे के सारे केस लॉज मैंने आपको क्लास में करवाया हूं, सारे के सारे। तो सर अभी एग्जाम में सर इतने सारे नाम नहीं याद रहते, तो मत नाम याद रखो। सर सीआईटी वर्सेस लिखू या वर्सेस सीआईटी लिखू? सर समझ में नहीं याद है तो मत करिए सब नाटक, जाने दे। सर ये भी नहीं याद रहता है हाई कोर्ट है क्या सुप्रीम कोर्ट है क्या आईटैट है, तो ऐसा लिख दे इट वाज हेल्ड बाय कोर्ट और आईटैट। सर ये भी नहीं याद रहता है कि कोर्ट है क्या आईटैट है। देखो आईटैट के ज्यादा जजमेंट्स है नहीं आपके सिलेबस में, 2-4 होंगे मुश्किल से, तो वो मार्क डाउन कर लो कि ये आईटैट है, बाकी सब कोर्ट है, तो बस इतना लिख दो, इट वाज हेल्ड बाय कोर्ट। कोर्ट मतलब हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट, वो तुमको क्या करना है, वो एग्जामिनर को जज करने दो, वो भी रिस्क नहीं लेना है, तो इतना लिख लो, इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ, नाम नहीं याद है तो इट वाज हेल्ड, बस इट वाज हेल्ड दैट दिस पर्टिकुलर डिडक्शन विल बी अलाउड, इट वाज हेल्ड दैट दिस डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड। जाने दो बाय विच कोर्ट, जाने दो बाय आईटैट, जाने दो बाय केस लॉ का नाम, जाने दो वर्सेस सीआईटी या सीआईटी वर्सेस, जाने दो ये सब कुछ, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं ना बेटा, क्यों दिमाग पे स्ट्रेस डालने का, कोई स्ट्रेस देने वाला टेंशन वाली बात है नहीं उसमें, बिल्कुल बिल्कुल आप डायरेक्टली लिख सकते हो। केस लॉ का नाम याद है, बहुत अच्छी बात है, वर्सेस सीआईटी, सीआईटी वर्सेस नाम है तो भी लिखो, अगर याद है तो, नहीं याद है तो सिर्फ केस लॉ का नाम लिखो, वो भी नहीं याद है तो सिर्फ लिखो इट वाज हेल्ड बाय कोर्ट और आईटैट, वो भी नहीं पता है तो लिखो इट वाज हेल्ड, बस दैट्स इट, खत्म हो गई बात, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। नाउ सम प्रेजेंटेशन टिप्स। प्रेजेंटेशन टिप में सबसे पहले टिप मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूं कि आप जब भी कोई आंसर लिखते हो तो उसमें अगर कोई की वर्ड है जो आपको लगता है इस आंसर का सबसे इंपॉर्टेंट, ये वर्ड इस आंसर का हार्ट है, ये इस आंसर की जान है, ये सेंटेंस, ये वर्ड, ये फ्रेज, उसको अंडरलाइन कर दो। ऐसा अगर आप पूरे पेपर में अंडरलाइन करोगे ना बेटा, एग्जामिनर का ना कॉन्फिडेंस गेन होता है, हमेशा याद रखना, वो 1 के बदले शायद 1.5 मार्क दे देगा आपको। अगर कोई प्रोविजन में 1 मार्क देना होता था तो वो 1 के बदले 1.5 मार्क दे देगा। एग्जामिनर के साइकोलॉजी के साथ खेलो, एग्जामिनर को क्या लगेगा मालूम, स्टूडेंट कितना कॉन्फिडेंट है, देखो स्टूडेंट खुद अंडरलाइन कर रहा है और मुझे बोल रहा है कि आके चेक कर देख मैंने बराबर लिखा हूं,
तो अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। देखो जैसे ये रैंकर लोग करते हैं, ये देखो ये रैंकर दिख रही है आपको, इसने रेजिडेंट को अंडरलाइन करी, इसने पोयम को अंडरलाइन करी, दिखता है, इसने मोर देन 50% पोयम के अंदर अंडरलाइन करी है, इसने पैसिव इनकम के अंदर बोथ परचेज एंड सेल इज फ्रॉम एई, तो याद है, तो अंडरलाइन किया उसने बोथ को, क्योंकि दोनों होना चाहिए, दोनों सिचुएटेड इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया, अंडरलाइन किए, पेन से ही अंडरलाइन कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें, कोई पेंसिल वेंसिल उठा के करने की जरूरत नहीं, कोई रूलर उठा के करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पेन से करो, ठीक है। रूलर उठा के करेंगे तो अच्छा है, लेकिन उतना टाइम नहीं होता एग्जाम में आपके पास। तो अगर आप ऐसे 40 जगहों पर अंडरलाइन कर देते हो, तो जहां पर आपको एक एक मार्क मिलने वाला होता है, वहां शायद आपको 1.5 मार्क मिलना शुरू हो जाएगा, शायद, मैं नहीं कह रहा 100%, एग्जामिनर के मूड पे भी, लेकिन शायद एक चांस तो है ना, तो आपको 40 के बदले 60 भी मिल सकता था। लेकिन इसमें भी एक रूल है कि भाई गलत चीजों को अंडरलाइन नहीं कर देना, 100% श्योर हो तो अंडरलाइन करो। आप अपने प्रोविजन के साथ कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, आप लिख रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि सही है कि गलत है, अंडरलाइन करके आप एग्जामिनर को इन्विटेशन दे रहे हो, हाँ भाई चेक कर, गलत लिखा हूं, गलत लिखा हूं, चेक कर। देखो आप अंडरलाइन करो या नहीं करो, उसको दिख जाएगा क्या गलत है, लेकिन इनवाइट तो मत करो गलत चीजों को अंडरलाइन करके। 100% श्योर है तो अंडरलाइन करो, और मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो 100% श्योर होगा ना पेपर में, कि ऐसे ही लिख के आ रहे हो, पूरा गेस वर्क करके आ रहे हो, पूरा का पूरा पेपर, वो तो नहीं हो सकता है ना बेटा, कि सर मैंने पूरा पेपर लिख के आया लेकिन मेरे को पता नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन लिख के आ गया। ऐसा थोड़ी सीए का एग्जाम दिया जाता है यार। सीए के एग्जाम में कम से कम 60-70% तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो लिखा है वो सही है, अंडरलाइन करो उसको, बहुत जरूरी है अंडरलाइन। सर स्केल रूलर वूलर लाइन वाइन मारने के लिए यूज करने का यूज कर सकते हो अगर टाइम है तो, ठीक है, टाइम है तो यूज करो, नहीं तो मत करो, नहीं तो इस सब चीज पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो। नेक्स्ट रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बड़ा है, 4 मार्क का है, 5 मार्क का है, 6 मार्क का है, 8 मार्क का है, 4, 5, 6, 8 मार्क का क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सम है, सम कंप्यूटेशन का सम है, कोई कैलकुलेशन का सम है, 33AB में बताओ कितना डिडक्शन मिलेगा टी कॉफी रबर वाले को, तो 40% ऑफ पीजीबीपी अमाउंट डिपॉजिटेड इन नाबार्ड स्कीम विच एवर इज लोअर एक्सेट्रा, वो जो भी है, तो ये सम कंप्यूटेशन करोगे ना। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क का है, 5 मार्क का है, 6, 8, 10 मार्क का है, तो आप कंप्यूटेशन करने के पहले उसका रेलेवेंट प्रोविजन लिखो बेटा, उसका रेलेवेंट प्रोविजन, डायरेक्टली कंप्यूटेशन पे मत उतर जाओ। नहीं तो स्टूडेंट क्या करता है, कंप्यूटेशन डायरेक्टली सम चालू कर दिया और आधे पेज में क्वेश्चन खत्म, 8 में से 8 मिलना ही नहीं है आपको। एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उस केस में क्या करो, आप पहले प्रोविजन लिखो, प्रोविजन लिखो, प्रोविजन लिखो, अगर कोई सेक्शन है उस प्रोविजन में तो वो सेक्शन लिखो, उस प्रोविजन में अगर कोई केस लॉ आपको याद है तो वो केस लॉ का नाम भी लिखो, और फिर बाद में आप क्या करो, न्यूमेरिकल पार्ट करो। देखो ऐसे वैसे ही करता है। हाँ अगर क्वेश्चन 1-2 मार्क का है और बोल रहा है कंप्यूट करो, तो फिर प्रोविजन मत लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख डालो, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिख डालो, मतलब कैसे कंप्यूटेशन आ गया 3-4 लाइन में लिख के खत्म करो, तब प्रोविजन का यहां पर भाषण देने की जरूरत नहीं है। तो केयरफुल रहना। ये पेज से आपको क्या टिप मिल रही है, पहली टिप, आप अगर कुछ सेंटेंस लिख रहे हो एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसमें, तो उसको अंडरलाइन करो, जिसके वजह से पूरा पूरा प्रोविजन उसी पे डिपेंडेंट है, उन वर्ड्स पे, तो उसको अंडरलाइन करो। स्केल रूलर आपको यूज करना है करो, नहीं करना है मत करो, आपके ऊपर है, ठीक है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम होता नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर 4, 5, 6, 8 मार्क का है, 10 मार्क का है, तो आप पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के पहले, न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करने के पहले प्रोविजन लिखो और फिर न्यूमेरिकल पार्ट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सम मोर प्रेजेंटेशन टिप्स। जो पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है वो टोटल इनकम पे होने वाला है, ठीक है, 14 मार्क का क्वेश्चन, आप सभी को पता है 14 मार्क और कंपलसरी क्वेश्चन है टोटल इनकम। जनरली वो कंपनी पर ही होता है, कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म, 10 में से 8 बार कंपनी का क्वेश्चन होगा, 2 बार पार्टनरशिप फॉर्म या एओपी बीओआई पर भी हो सकता है। उसका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, सबसे पहले आप सम शुरू करने के पहले नेम ऑफ असेसी लिखो, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस लिखो, अगर दिया है तो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि उस हिसाब से पूरी टैक्सेबिलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर लिखो, 21, 22, 22, 23 जो भी आपका प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर लिखो, ठीक है, ये सब लिखो, और ऊपर सेंटेंस बराबर से लिखो जो क्वेश्चन के अंदर लिखा है। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या क्वेश्चन आपको टोटल इनकम कंप्यूट करने बोलता है, या क्वेश्चन आपको सिर्फ पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करने बोलता है, या क्वेश्चन आप पे बहुत ही ज्यादा मेहरबान है और बोलता है कि जाओ टैक्स लायबिलिटी निकालो, फिर तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ो, नहीं तो पता चलता है आपको पूछ रहा है क्वेश्चन पीजीबीपी इनकम, आप टोटल इनकम ढूंढ के आ रहे हो, मार्क्स नहीं मिलने वाला है एक्स्ट्रा काम करने का। नहीं तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको टैक्स लायबिलिटी निकालने, आप टोटल इनकम निकाल के छोड़ दिया, मार्क्स कट जाएगा आपका आधा अधूरा काम करने की वजह से। तो क्वेश्चन टोटल इनकम बोलेगा तो टोटल इनकम पे रुक जाओ, फिर टैक्स मत निकालो, पीजीबीपी इनकम बोलेगा तो सिर्फ पीजीबीपी इनकम निकालो, बाकी हेड्स गए भाड़ में, और टोटल क्वेश्चन अगर टैक्स लायबिलिटी बोलेगा तो फिर आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा है कंप्यूट टैक्स,
बस फुल स्टॉप। और कंपनी है तो फिर तो मैट भी ढूंढना पड़ेगा, मैट भी ढूंढना पड़ेगा। अगर कंपनी का क्वेश्चन आता है और बोलता है निकालो टैक्स, तो मैट ढूंढना पड़ेगा, मैट लाइबिलिटी, नॉर्मल लाइबिलिटी, विच एवर इज हायर, फिर आएगा टैक्स। और अगर क्वेश्चन ब्रैकेट में लिखता है इग्नोर मैट, तो फिर मैट इग्नोर कर दो, तो फिर आप नॉर्मल कंप्यूटेशन के साथ बहुत क्लियरली क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। हर एक आइटम ऐड लेस करोगे तो उसके लिए नोट्स लिखोगे। नोट्स इस पर्टिकुलर यहां पर मत लिखना, पर्टिकुलर्स में खिचड़ी मत बनाओ। नोट्स के लिए नंबरिंग कर दो और नीचे नंबर कर देना। देखो जैसे स्टूडेंट ने किया है, मैं आपको बताता हूं। त्वैशा सिप्पी, ये देखो इसने कंप्यूटेशन किया है, ठीक है, किस तरीके से यहां पर इसने कंप्यूटेशन किया है, कंप्यूटेशन किया है, कंप्यूटेशन किया है। इधर देखो उसने हर एक नोट्स का रेफरेंस दिया, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, नोट 5, नोट 6, नोट 7, नोट 9, नोट 10, नोट 11, ठीक है, 6, 7, 11, 12, 13। और इसने देखो यहां पर सबका नोट लिखा है, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, नोट 5, नोट 6, नोट 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरीके से उसने नोट लिखा है। आप भी उसी तरीके से लिखना। आप इसी के अंदर नोट्स भी लिख रहे हो, इसी के अंदर प्रोविजन भी लिख रहे हो, इसी के अंदर ऐड भी कर रहे हो, लेस भी, बहुत खिचड़ी हो जाएगी, अच्छा नहीं लगता है प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आप कब करोगे? एंड में करोगे, ठीक है। प्लीज केयरफुल रहना। हमेशा अपने आंसर्स, आप जो भी प्रेजेंटेशन कर रहे हो, थियोरेटिकल आंसर का या एक्सप्लेनेशन का या नोट्स का, जो भी है आपको पॉइंट वाइज करना है, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग इग्नोर करो, पैराग्राफ मत लिखना बेटा। पैराग्राफ एग्जामिनर को नहीं पसंद है, पैराग्राफ एग्जामिनर डजंट लाइक पैराग्राफ, दे लाइक पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज लिखो हर एक पॉइंट को और अंडरलाइन करो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। तो आप अपने एग्जामिनर का काम आसान करो, प्लीज 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 प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीप योर आंसर्स वेरी प्रिसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितना आता है उस हिसाब से आंसर नहीं लिखना है, मार्क्स कितना है उस हिसाब से आंसर लिखना है। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको बहुत आता है, आप 2 मार्क के जितना ही लिखो, 4 लाइन। आपको बहुत आता है तो आप क्या 2 पेज लिख दोगे 2 मार्क के लिए? क्या मिलेगा आपको? 2 में से 2 ही मिलेगा मैक्स टू मैक्स। इनफैक्ट 2 भी नहीं दूंगा, मैं इरिटेट हो जाऊंगा एज एन एग्जामिनर। मैं बोलूंगा ये स्टूडेंट को इतना समझ में नहीं आता है क्या? 2 मार्क का क्वेश्चन है तो कंटेंट किधर लिमिट करने का? ये लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है पागलों जैसा। मेहरबानी करो बेटा, ऐसा काम मत करो। आप आईसीआई के सजेस्टेड आंसर को अपना बेस मत बनाओ, क्योंकि आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में बहुत डिटेल में दिया है हर चीज। उतना डिटेल में कोई लिख ही नहीं सकता है 3 घंटे के अंदर। देख के भी लिखने बोला ना, नहीं हो सकता है कंप्लीट। मेरे सामने सजेस्टेड आंसर रख दो और मेरे को बोलो देख के लिख, चल 3 घंटा है तेरे पास, 3 घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में सजेस्टेड आंसर दिया जाता है। सजेस्टेड आंसर बहुत अच्छा है, आप फॉलो करो, लेकिन थोड़ा सा उसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा। उतना डिटेलिंग में आप एक एक नोट्स नहीं लिख सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक टोटल इनकम का क्वेश्चन आ गया आईसीआई, तो 10-10 लाइन की नोट देता है एक एक पॉइंट के ऊपर। 1 मार्क का एक एडजस्टमेंट है, उसमें 10 लाइन की नोट कैसे लिखूंगा मैं? कैसे लिखूंगा? मेरे को 10-15 नोट्स लिखना है, मैं 10-10 लाइन अगर लिखते बैठू, 150 लाइन क्या मैं नोट्स ही लिखते बैठू? मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है रे उतना लिखना। तो आप अपना आंसर प्रिसाइज रखो क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन 2 मार्क का है, आप थोड़ा सा लिख के छोड़ दो। क्वेश्चन 4 मार्क का है, थोड़ा एक्सटेंड करो। क्वेश्चन 6-8 मार्क का है, थोड़ा डिटेल करो, पर 1-1.5-2 पेज लिखो। उस हिसाब से आपको प्रिसाइज रखना है आंसर को, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा बेटा, और कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज कैसे लिखना है? लैंग्वेज सिंपल सिंपल, लेकिन एकदम भी घटिया लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, एक बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फालतू की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और टेक्निकल वर्ड्स लिखने की कोशिश करो एग्जाम के अंदर, अगर पॉसिबल है तो। जैसे इंटर एलिया, इसे टेक्निकल वर्ड्स, ये टेक्निकल वर्ड है। इंटर एलिया कहां पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, मैंने आपको क्लास में सब कुछ बोला है, सब कुछ। उसकी लिस्ट चाहिए तो मैं उसको टेक्निकल वर्ड्स की लिस्ट को अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ये सब चीज ये कब रेलेवेंट है पता है? ये पॉइंट नंबर 7, ये आपको 70+, 80+, 85+, 90 के पास लेके जाने के लिए रेलेवेंट है। आपको 60 लाना है, 55 लाना है, तो आपके लिए ये सब इतना रिलेवेंट नहीं है। लैंग्वेज वैंग्वेज ठीक है, वो टेक्निकल वर्ड्स बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा। लेकिन अगर आपका एम है डायरेक्ट टैक्स में आपको 70+ लाना है, 75+, 80+, 90 लाना है, तो आपको थोड़े टेक्निकल वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। यू हैव टू राइट दोस टेक्निकल वर्ड्स, तुमको लिखने पड़ेंगे टेक्निकल वर्ड्स। देखो जैसे यहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स मैं बताता हूँ, मैं अपना पेपर बताता हूँ। सीए फाइनल का इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर है मेरा ये। 2011 में मैं सीए फाइनल एग्जाम पास किया था, ठीक है, 2011-12, ठीक है। ये मेरा सर्टिफाइड कॉपी मैंने मंगवाया था मेरी याददाश्त के लिए, जिसमें मुझे 86 मार्क्स आए थे, ऑल इंडिया हाईएस्ट, देख सकते हो आप, ठीक है। ये मेरा ही पेपर है ऑब्वियसली, ठीक है। आप बोलोगे आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी कैसे हो गई? वो पहले थी, थोड़ी बहुत ठीक थी पहले। तो देखो किस तरीके से मैं हर एक चीज को अंडरलाइन किया था पेपर के अंदर, ठीक है, ये पहली चीज। उसके बाद देखो टेक्निकल लैंग्वेज का मैंने कैसे यूज किया था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
जैसे ये केस लॉ है तो इशू अंडर कंसिडरेशन, द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सिमिलर टू, देयरफॉर द स्टैंड टेकन बाय डिपार्टमेंट इज करेक्ट इन लॉ। थोड़ा सा और टेक्निकल लैंग्वेज बताता हूँ। अप्लाइंग द अफोर मेंशन रेशो डिसेंडी, दिखता है आपको? अरे यार ये क्या हो गया यार। तो यहां देखना जरा, अप्लाइंग द रेशो अफोर मेंशन रेशो डिसेंडी, रेशो डिसेंडी का मतलब होता है प्रिंसिपल, अफोर मेंशन मतलब ऊपर, द स्टैंड टेकन बाय द डिपार्टमेंट इज टेनेबल इन लॉ, टेनेबल मींस वैलिड। तो देखो टेक्निकल वर्ड्स को मैंने ना एक लिस्ट बनाया था, तो वो लिस्ट मैंने जो बनाया था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बोला, ठीक है, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। और ये पेपर भी जो मेरा पेपर है वो भी शेयर कर दूंगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत उसमें भी हेल्प हो जाए कि हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर। नेक्स्ट, अगर केस लॉ पे एक क्वेश्चन आ गया सर, अगर 4 मार्क का, जो आजकल इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, 12 से 16 मार्क के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट केस लॉ पे पूछ रहा है, जिसमें आपको 4-4 मार्क के 3 से 4 केस लॉ के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन देना है। मतलब आपके एग्जाम के अंदर वो जो 122 केस लॉ की जो मैंने आपको बुकलेट दिया ना, जिसमें आईसीआई के सारे केस लॉस कवर्ड है, सारे केस लॉ, वो बुकलेट में से ही केस लॉ आएगा 100%। आपको 4-5 लाइन में एक फैक्ट्स बना के देंगे और आपको उसको एक्सप्लेन करना है इसमें क्या होने वाला है। तो आपका क्या स्टेप्स होंगे, आप इस स्टेप्स में लिखना, डायरेक्टली खिचड़ी मत बना देना। आप हेडिंग डालना फैक्ट्स ऑफ द केस, और उसमें 2-4 लाइन में फैक्ट्स एक्सप्लेन करो केस को, इस केस लॉ में क्या बोला गया है, ठीक है। फिर इशू अंडर कंसिडरेशन, व्हाट इज द इशू, इशू क्या है, डिपार्टमेंट को दिक्कत क्या है, एसएससी को दिक्कत क्या है, वो 2 लाइन में लिखो। फिर जजमेंट एक्सप्लेन करो डिटेल में 3-4 पॉइंट के अंदर, उस केस लॉ के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होंगे वो एक्सप्लेन करो। और फिर बाद में कंक्लूजन लिखना, थोड़ा सा फैंसी होना चाहिए, जैसे मैंने बोला एक आध क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा फैंसी, बाकी फिर सिंपल कर दोगे तो चलेगा। हर क्वेश्चन के अंदर भी फैंसी वर्ड सेम सेम लिखोगे तो वो कोई सेंस नहीं बनता है, बेवकूफी बोली जाएगी कि 3 केस लॉ के क्वेश्चन आए, तीनों का कंक्लूजन सेम वर्ड्स के साथ यू कर रहे हो, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये खाली हमको क्या करने आ रहा है, शो ऑफ करने आया है। ऐसा भी नहीं करना, थोड़ा स्मार्टली हर क्वेश्चन के अंदर थोड़े अलग अलग वर्ड्स ही लिखने का। जैसे अप्लाइंग द सुप्रा प्रिंसिपल, सुप्रा मतलब अबाव, अप्लाइंग द रेशो डिसेंडी प्रिंसिपल, रेशो डिसेंडी मींस प्रिंसिपल। एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा, सर रेशो मतलब क्या सर, रेशो होना चाहिए कि रैशनल होना चाहिए? अबे रेशो ही होना चाहिए, रैशनल अलग चीज होती है, रेशो अलग चीज है, रेशो का मतलब ही रैशनल होता है। ये एक लैटिन फ्रेज है, रेशो डिसेंडी मींस प्रिंसिपल, रैशनल मींस आल्सो प्रिंसिपल। देयरफॉर इस तरीके से आप कंक्लूड करोगे, क्योंकि अभी क्या है, दिसंबर 2021 से इंस्टीट्यूट ने केस लॉ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो अब केस लॉ पे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको केस लॉ की बुकलेट बहुत काम आएगी, और आपका सारा आंसर इस फॉर्मेट में होना चाहिए। फैक्ट्स ऑफ द केस आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, इशू अंडर कंसिडरेशन भी आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, आपको लिखना क्या है अपने दिमाग से, लेकिन ये फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को बहुत क्लियर रहे इसके सामने आंसर, कि भाई स्टूडेंट कितना क्लियर है यार, उसको पता है क्या फैक्ट चल रहे, क्या इशू है, उसने अपना जजमेंट दे दिया, कंक्लूजन दे दिया, और कंक्लूजन भी कितने ब्यूटीफुल शब्दों के साथ दिया है। तो ये सारी चीजें आपके सामने क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए बेटा, ठीक है। एक केस लॉ अभी बहुत डिसाइडर प्ले करने वाले आपके एग्जाम में, अगर आपने सारे आईसीआई के केस लॉ नहीं किए तो आप बर्बाद हो जाओगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, हर एक पैसा दिया है ना एग्जाम फीस का, कितना 2,000-3,000 जो भी दिया है ना, पैसा देते हो आप, फ्री में नहीं देते हो एग्जाम, इंस्टीट्यूट आपसे पैसा लेता है। हर एक क्वेश्चन सेपरेट पेज पे लिखने का, सेपरेट पेज पे, सेपरेट पेज। एक सब क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन, वो भी सेपरेट पेज पे लिखने का। मैं बताता हूं, देखो ये AIR 1 का बुक है, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, कुछ भी जो बोलते हैं ना जो सीनियर लोग, उनकी सुनने का नहीं ज्यादा, देखो डायरेक्ट प्रूफ देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है पहले पेज पे, ठीक है, 6 से बड़ा था, यहां पर खत्म हो गया, स्टूडेंट ने छोड़ दिया, यहां पर कंटिन्यू नहीं किया। 6 भी नेक्स्ट पेज पे, AIR 1 का पेपर है, 80 प्लस मार्क्स आया उसको, ठीक है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अपना रिवीजन वीडियोस फॉलो करती थी वो बच्ची, उसने खुद से बोला ये चीज। क्वेश्चन नंबर 6 ही, अपनी स्टूडेंट नहीं थी वो। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 ही खत्म हो गया, खत्म हो गया। 4A, 4A यहां पर खत्म कर दे, कितना पेज छोड़ दी उसने, छोड़ दी, उसको कोई परवाह नहीं थी पेज की, तो बोली मैं हर एक क्वेश्चन नए पेज पे लिखूंगी, एग्जामिनर को क्लैरिटी आनी चाहिए, उसको ढूंढने में मेहनत नहीं होनी चाहिए। दिख रहा है आपको, सब क्वेश्चन भी उसने नए पेज पे लिखा है, सब क्वेश्चन भी नए पेज पे, क्वेश्चन तो नए पेज पे लिखा ही है, सब क्वेश्चन भी नए पेज पे लिख रही हो, ये चीज दिमाग में रखो। रुपी का सिंबल यूज करो, रुपीस मत लिखो, प्रोफेशनल दिखता है, आज की तारीख में रुपी का सिंबल आ चुका है, तो सिंबल यूज करो ना, रुपीस रुपीस क्या लिखते रहते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है, सिंबल यूज करो, सिंबल, प्लीज केयरफुल रहो उसके बारे में। नेक्स्ट,
अगर क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स है, जैसे डॉलर है तो डॉलर लिखो, रुपीस है तो रुपीस लिखो, मिलियंस है तो मिलियंस लिखो, करोड़ है तो करोड़ लिखो, लैक्स है तो लैक्स लिखो। एग्जामिनर को गैस मत करने दो, आपने कॉलम बना दिया अमाउंट का, अमाउंट में रुपीस है कि लैक्स है कि डॉलर है कि मिलियंस है, पता ही नहीं है ना, करोड़ किसी को नहीं पता, आप लिखे जा रहे हो, एग्जामिनर क्या सोचेगा? हाँ, आपको लिखना चाहिए ना उधर कि ये मिलियन है, ये बिलियन है, डॉलर है, या रुपीस है, या आईएनआर है, ये करोड़ है, ये लैक्स है, आपको लिखना चाहिए। वो चीज छोटी छोटी चीजें मैटर करती है, क्लैरिटी देता है एग्जामिनर को, पता चलता है स्टूडेंट का माइंड कितना क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो, कोई सम कर रहे हो जिसमें फाइनल आंसर आ रहा है 35,393, तो उसको डबल अंडरलाइन करो या बॉक्स में डाल दो, डबल अंडरलाइन करो उसको या उसको बॉक्स में डाल दो। ठीक है, क्योंकि वो फाइनल आंसर बहुत कुछ डिसाइड करेगा। अगर एग्जामिनर को वो फाइनल आंसर सही दिखता है तो डायरेक्ट उस पर जम मारेगा, अगर वो सही दिखता है उसको तो फिर वो बाकी की चीज चेक करने के ऊपर जाएगा कि हाँ भाई बीच का उसने सब कैलकुलेशन बराबर किया है कि नहीं किया है, नोट्स बराबर दिया है कि नहीं दिया है। अगर फाइनल आंसर ही गलत हो गया तो फिर उसको इतना मालूम है कि कम से कम इसका 2 मार्क तो कट गया, क्योंकि फाइनल आंसर तो गलत ही है इसका। तो फाइनल आंसर अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसका फाइनल आंसर है तो वो अमाउंट को बराबर से बॉक्स में डालो, हाईलाइट करो, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन करो, जो भी, हाईलाइटर तो यूज करना अलाउड नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाईलाइट नहीं कर सकते हो, बॉक्स में डालो या डबल अंडरलाइन करो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, 2:30 से लेकर 4 बजे के बीच में मैंने आपको क्या बोला है? हाँ, आपको जो बीच के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 है, उसमें आप क्या सॉल्व करोगे? जो सबसे इजीएस्ट वाला है वो पहले, और जो सबसे डिफिकल्ट वाला है वो सबसे एंड में। आपको उस 1.5 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन तो ऑप्शन में चला जाएगा, वो आपने अपने 15 मिनट के प्रोविजन टाइम में डिसाइड कर लिया कौन सा ऑप्शन में डालना है। बचे 5 में से 4 क्वेश्चन जो बचते हैं उसमें से जो सबसे इजीएस्ट वाला है वो पहले उठाओ, फिर सेकंड इजीएस्ट, फिर थर्ड इजीएस्ट, फिर चौथा वाला अगर सॉल्व हो पाता है तो आधा भी हो जाता है तो आप अपनी जर्नी में पास हो जाओगे। ये चीज याद रखना, आपने अच्छा काम किया है। अगर वो 1.5 घंटे में अगर आप 4 क्वेश्चन में से 3.5 क्वेश्चन भी ढंग से कर लेते हो ना, 3 के ऊपर कुछ भी करते हो ना, आपका रीजनेबल अटेम्प्ट है, बुरा नहीं है आपका। आपका 80-85 मार्क्स का अटेम्प्ट हो ही जाएगा पेपर पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको वो 1.5 घंटा बहुत क्रिटिकल है, आपको कैसे सिलेक्ट करना है उसमें क्वेश्चन, सबसे इजीएस्ट वाला पहले, फिर सेकंड इजीएस्ट, थर्ड इजीएस्ट, जो आपको लगता है फटाफट फटाफट में लिख के खत्म कर सकता हूं। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स पेपर, इनडायरेक्ट टैक्स पेपर, मल्टीपल व्यूज आते हैं उसमें, किसी किसी आंसर में, किसी किसी आंसर में 2 व्यूज आते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई आंसर है जिसमें 2 व्यू है, एक हाई कोर्ट अलग बोलता है, एक हाई कोर्ट अलग बोलता है, इनकम टैक्स अलग बोलता है, ये अलग बोलता है, मंजुला जेशा का केस लॉ अलग बोलता है, इनकम टैक्स अलग बोलता है कि इंडेक्सेशन कहां से लेने का, आप दोनों व्यू लिखो, अगर टाइम है तो जरूर लिखो। दिस विल गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एग्जामिनर, एग्जामिनर का कॉन्फिडेंस गेन होगा, एग्जामिनर को पता चलेगा क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट है यार स्टूडेंट की, इसने 2 व्यू था, दोनों लिख डाला। इंस्टीट्यूट भी अपने सजेस्टेड आंसर में दोनों व्यू देती है, ज्यादा ड्रैग मत करो, स्ट्रेच मत करो, लेकिन दोनों व्यू लिखने की कोशिश करो प्लीज। नेक्स्ट, सर हम लोग एओ वेओ ऐसा लिख सकते क्या? इग्नोर करो बेटा, एओ सीआईटी ये सब इग्नोर करो, लिख सकते हो अगर उसको एक बार डिफाइन कर दिया तो, एक बार डिफाइन कर दिया, असेसिंग ऑफिसर ब्रैकेट एओ, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ब्रैकेट सीआईटी, एक बार क्वेश्चन पे सोल्यूशन में डिफाइन कर दिया तो आगे एओ ये सब लिख सकते हो। सेक्शन के लिए भी पूरा सेक्शन लिखो बेटा, एसईसी मत लिखो। देखो ये AR1 स्टूडेंट है, देखो कैसा लिखती है, ये देखो दिखता है आपको, इसको मजा आ रहा है लिखने, इसने एक भी जगह पे देखो एसईसी नहीं लिखा है, इसने सब जगह पे सेक्शन लिखा है पूरा, दिखता है आपको? एसईसी क्या है? अपना शॉर्टकट है यार, घर का शॉर्टकट मत बनाओ। ये क्या है एसईसी? ये सब फालतूगिरी है सब, ये देखो पूरा लिखती है, देखो ये पूरा लिखा है इस बच्चे ने, तो आप भी पूरा लिखने की कोशिश करो प्लीज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप और कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट सीए में क्यों फेल होते पता है? पता है आपको? क्योंकि वो क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं करते। प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। अगर आप एक क्वेश्चन को आधा घंटा दे रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन आधे घंटे में होना चाहिए, 10 मिनट उसको रीड करो, या कम से कम 5 से 7 मिनट उसको रीड करो। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्या पूछता है वो देखो पहले। मैक्सिमम स्टूडेंट आधा क्वेश्चन रीड करते, लिखना चालू कर देते, फिर बाद में पता चलता है क्या लिखा, ये क्या ब्लंडर कर दिया। ऐसी हरकत ना करो। ठीक है, प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड राइट अकॉर्डिंग टू व्हाट क्वेश्चन डिमांड्स, व्हाटएवर क्वेश्चन डिमांड्स राइट अकॉर्डिंग टू दैट। नेक्स्ट, इनकम टैक्स में बहुत जगह पर असम्पशंस लिखने पड़ते हैं, अगर कहीं असम्पशंस की जरूरत है तो वहां लिखो प्रॉपरली असम्पशन, आधा अधूरा छोड़ के मत आ जाओ।
प्रॉपर असम्पशंस लिख कर आओ वहां पर, ठीक है, प्रॉपर असम्पशंस अगर जरूरत है, बहुत जगहों पर नहीं है, इनकम टैक्स में बहुत जगहों पर नहीं, कुछ जगहों पर असम्पशंस की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आप कोई असम्पशन मार रहे हो सोल्यूशन लिखते समय, तो वो असम्पशन क्लियरली लिखो एग्जाम में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बचकानी सी टिप है जो बहुत से स्टूडेंट पेपर देने के बाद मेरे पास आते हैं और फिर रोते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता उनका। प्लीज अपना रोल नंबर ठीक से लिखो, भूल मत जाओ, कितने लोग भूल जाते हैं। प्लीज ओएमआर शीट्स बराबर से भरो एमसीक्यू के केस में। अगर आप ऐसी बचकानी हरकत करोगे तो ऑनेस्टली बेटा सीए फाइनल के स्टूडेंट नहीं कहलाए जाओगे। लेकिन बहुत से लोगों से घाई घाई में, घबराहट में, डर में हो जाता है, और फिर बाद में सेंटर के बाहर निकले फिर याद आया, अरे यार मैंने रोल नंबर लिखा कि नहीं लिखा, मैंने ओएमआर में सर्कल किया कि नहीं किया, मैंने सप्लीमेंट अटैच किया कि नहीं किया। अरे भाई ऐसी सब चीजें तुम्हारे आगे के पेपर भी खराब कर देगा। तुम पेपर नंबर 3 में से ऐसा कोई हरकत करके आ गए, पेपर 4, 5, 6 सब खराब हो जाएंगे आपके। ऐसी हरकत ना करो बेटा, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी, प्रेजेंटेशन टिप्स जो मेरी तरफ से मुझे देना था। इन सब के ऊपर मैं कहूंगा कि हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट, और उस हिसाब से मेहनत करते रहो। और एग्जामिनर में डर, एग्जाम के टाइम पे 3 घंटे में और एग्जाम के पहले एक दिन जब आप प्रिपेयर करते हो, डरना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं, क्योंकि डर की वजह से आप पूरा खेल बिगाड़ दोगे। किसी ने बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोली थी, द फियर ऑफ डेथ इज फार डेंजरस देन द डेथ इटसेल्फ। आई डोंट नो आपको अंग्रेजी समझ आई कि नहीं आई। द फियर ऑफ डेथ इज फार डेंजरस एज कंपेयर टू द डेथ इटसेल्फ। मरने से ज्यादा डरावना क्या है मालूम? मरने का डर, वो ज्यादा डरावना है हमारे लिए। वैसे ही एग्जाम में फेल होने से ज्यादा डरावना क्या है मालूम? एग्जाम में फेल होने का डर। वो डर दिमाग से निकाल दो। क्या होगा? मैक्स टू मैक्स फेल होंगे ना, ज्यादा नहीं सोचने का, अपना पूरी मेहनत करो, अपनी पूरी ताकत लगा दो और बाकी भगवान पे छोड़ दो। लेकिन प्रेजेंटेशन प्रॉपर करो, प्रिपरेशन प्रॉपर करो, कंटेंट तगड़ा लिखो, कंटेंट तगड़ा लिखो। प्रेजेंटेशन के ऊपर भी कंटेंट आएगा, प्रेजेंटेशन उसको हेल्प करेगा। नो डाउट सिर्फ प्रेजेंटेशन से आप सीए का एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते हो। इनफैक्ट कोई भी एग्जाम आप सिर्फ प्रेजेंटेशन से नहीं क्लियर कर सकते हो। कॉलेज वॉलेज का एग्जाम आप मानते हो कि आप प्रेजेंटेशन से कुछ भी लिख के आओ तो पास हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। आपको सीए में तो बिल्कुल नहीं होता है कि सिर्फ प्रेजेंटेशन, लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर करता है, सही आंसर मैटर करता है, सही तरीके से मैटर करता है, पॉइंट वाइज मैटर करता है एज कंपेयर टू पैराग्राफ। सेक्शन पूरा लिखना मैटर करता है, अंडरलाइन करना, इंपॉर्टेंट लाइन मैटर करता है, कौन सा क्वेश्चन कब सिलेक्ट करना है, कब प्रेजेंट करना है, कौन सा क्वेश्चन कितने समय में खत्म करना है, ये सारी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज मैटर करती है एक सीए स्टूडेंट को बेटा। सो प्लीज मेरी लास्ट सेंटेंस सुन के ही आप जाओ, और ये सेंटेंस हमेशा दिमाग में रखना जो मैंने अभी अभी बोला, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि डरना मत, डरना मत, एक बहादुर की तरह लड़ना इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हो आप, लेकिन ये एक जंग से कम भी नहीं है सीए फाइनल। तो गिव योर बेस्ट for the next 2 months, whatever is left for your exam. I don't know when you are watching this video. मुझे नहीं पता आप कब देख रहे हो वीडियो। Give your best for the next 2 months. So take care all of you. ध्यान रखो सब लोग अपना। कोई भी डाउट्स हो मुझसे पूछो टेलीग्राम ग्रुप पर। किसी को एडमिशन से रिलेटेड कुछ डाउट्स है, मेरे पर्सनल नंबर जो क्लासेस का नंबर है 900900 में जो नीचे डाल रहा हूँ, देखो यहाँ पर दिखेगा आपको, उस पर पूछो। एडमिशन लेना यहाँ पर पूछो, रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच, पेपर 6C डिटेल्ड बैच, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, और सब कुछ बहुत ही डिटेल में मिलेगा। इतना डिटेलिंग में आपको और कहीं नहीं मिलने वाला, ये गारंटी मेरी बेटा। तो ध्यान रखो सब लोग अपना। टेक केयर, आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑल ऑफ यू।